हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम दिसंबर 2018 के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पार्ट सी के क्वेश्चंस देखेंगे। पार्ट बी के क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, आप वो जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हो तो। और उसमें एक क्वेश्चन और रह गया था पार्ट बी से आया हुआ, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम पार्ट सी से आए हुए क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट एच डिनोट द अपर हाफ प्लेन, दैट इज एच इज इक्वल टू, अपर हाफ प्लेन को डिनोट करें। जैसे इस तरह से अगर हम ड्रॉ करें तो ये जो ऊपर वाला एरिया है उसको डिनोट करता है, एच कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड फॉर जेड बिलोंग्स टू एच, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। इनमें से बताना है कि कौन से ऑप्शन जो है वो एच में बिलोंग करेगा। 1/z करेगा, 1/z² माइनस z/1 प्लस z, या z/2z+1। तो सॉल्यूशन देखते हैं। एच की दिया हुआ है हमें, ये एच इज इक्वल टू जेड, जेड क्या होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, एंड वाई इज ग्रेटर देन 0। मतलब ये हमें अपर हाफ प्लेन दिया है। यहाँ एच किसको डिनोट कर रहा है, अपर हाफ प्लेन को। देन हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 ऑप्शंस चेक करेंगे। तो जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा अपर हाफ प्लेन वाली को, तो वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हमें 1/z बिलोंग्स टू एच। तो 1/z क्या एच में बिलोंग करेगा, ये हम देखते हैं। तो 1/z को हम क्या लिख सकते हैं, z की जगह रखेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ से आ जाएगा 1/x प्लस आयोटा वाई। अब इसको इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस आयोटा वाई, और नीचे जब x माइनस आयोटा वाई स्क्वायर इंटू होगा तो क्या आएगा, x² प्लस y²। फिर इसको हम लिख सकते हैं, देखो आयोटा वाले टर्म को अलग ले लेंगे और रियल पार्ट को अलग ले लेंगे। रियल और इमेजिनरी टर्म्स अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, x/x² प्लस y² माइनस आयोटा y/x² प्लस y²। अब देखो y क्या है, ग्रेटर देन 0 है। सिंस y ग्रेटर देन 0, तो उस वजह से ये वाली टर्म जो होगी ये तो ग्रेटर देन 0 होगी, बट इसके आगे साइन क्या है, माइनस। तो ये जो टर्म होगी ना, ये क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी। तो उस वजह से यहाँ इसका क्या मतलब है, इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो लेस देन 0 आ जाएगा। इसका मतलब 1/z जो है वो एच में बिलोंग नहीं करेगा। तो उस वजह से फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। देन सेकंड ऑप्शन में क्या दिया, 1/z²। जेड की वैल्यू रखेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई, सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे तो x² माइनस y²। ये तो रियल पार्ट, एंड इमेजिनरी पार्ट में आ जाएगा आयोटा के इंटू में 2xy। इसको भी इसी तरह से करेंगे, कॉन्जुगेट से इसको इंटू कर देंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई होकर कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी, x² माइनस y² अपॉन x² माइनस y² होल स्क्वायर प्लस 4x² y² माइनस ये टर्म 2xy अपॉन x² माइनस y² होल स्क्वायर प्लस 4x² y²। तो अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे भी देखो y ग्रेटर देन 0 है, बट ये वाली जो कंडीशन होगी पूरी ये लेस देन 0 आ जाएगी। तो यहाँ से जो 1/z² होगा वो भी एच में बिलोंग नहीं करेगा। तो सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। देन सिमिलरली हम थर्ड ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। तो देखो थर्ड में भी हम इसी तरह से करेंगे, z की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई रखेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास इमेजिनरी टर्म क्या बचेगी लास्ट में, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आप सोल्यूशन देख सकते हैं यहाँ से। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 1/x+1 का होल स्क्वायर प्लस y²। अब ये तो ग्रेटर देन 0 है, बट साइन लगा हुआ माइनस का, विच इज़ लेस देन 0। तो यहाँ से -z/1 + z डजंट बिलोंग्स टू h। तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन होगा वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब जब 3 ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए तो मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बट फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं। फोर्थ में भी हम सेम रखेंगे। देखो यहाँ से अगर हमारे ऑप्शंस देखें तो ये देखो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सिंपली बस z की जगह x प्लस आयोटा वाई रख रहे हैं, और जैसे x प्लस आयोटा वाई है तो उसको उसके कॉन्जुगेट से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट में इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। फिर देख रहे हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है क्या, जिसमें इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन 0 आ रहा है वो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इन तीनों को इनकरेक्ट कर दिया, तो यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसको चेक करते हैं। देखो फोर्थ ऑप्शन में क्या है, z/2z+1। तो वैल्यू रखेंगे z की जगह x प्लस आयोटा वाई, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फिर वही ये नीचे जो वैल्यू आ रही है 2x+1 प्लस आयोटा 2y, इसको कॉन्जुगेट से इंटू कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, अगर देखें तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, देखो, और y भी ग्रेटर देन 0, तो ये वाली वैल्यू होगी ये भी ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। तो उस वजह से जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेट f(c)(2) be an entire function, एनालिटिक फंक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ है, इफ़
एफ मॉड ऑफ एफ जेड इज़ लेस एन इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब हुआ, एफ बाउंडेड है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, एफ एनालिटिक भी है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो पता चलेगी, फंक्शन जो है वो हमारा एनालिटिक है और बाउंडेड भी है। तो नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन जो होता है वो अनबाउंडेड होता है, और यहाँ पे एनालिटिक है प्लस बाउंडेड है, इसका मतलब फंक्शन कांस्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ से हमें स्टेटमेंट पता है ड्यूअल थ्योरम का, तो ये फंक्शन कांस्टेंट होगा। और इसमें क्या दिया हुआ है, इफ़ mod of f z less than equal to 1 for all z belongs to C, then f z has infinitely many zeros in C। अब अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव भी ज़ीरो आ जाएगा, और nth डेरिवेटिव इसका ज़ीरो ही होगा, तो उस वजह से उसके पास में इनफाइनाइट ज़ीरो अपने आप ही हो गए। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। देखते हैं सॉल्यूशन। और सेकंड ऑप्शन में क्या पूछा है, इफ़ f इज़ ऑन टू देन फंक्शन f cos z इज़ ऑन टू। थर्ड में f इज़ ऑन टू देन the function f e की पावर z is on to, एंड फोर्थ में है if f is 1 1 then the function f z square so z4 plus z plus 2 is 1 1। तो सॉल्यूशन देखते हैं। देखो फंक्शन दिया हुआ है एनालिटिक है, और फर्स्ट ऑप्शन को चेक करें तो उसमें फंक्शन, ये जो कंडीशन है इसका मतलब है फंक्शन बाउंडेड भी है। अगर फंक्शन फंक्शन अगर एनालिटिक प्लस बाउंडेड हो तो फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट फंक्शन का हम जब डेरिवेटिव करेंगे तो वो ज़ीरो आएगा, nth डेरिवेटिव ज़ीरो है तो इसके पास में इनफाइनाइट मेनी ज़ीरोज़ हो जाएंगे यहाँ से, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। देन सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड में एफ सी टू सी एनालिटिक, ये तो हमें दिया हुआ है ही, और पूछा क्या है, यहाँ पूछा है कि एफ ई की पावर जेड ऑन टू होगा कि नहीं होगा। अगर एफ ऑन टू हो तो इफ़ एफ इज़ ऑन टू देन फंक्शन एफ कोस जेड ऑन टू होगा कि नहीं होगा, ये पूछा है। तो देखो अगर एफ ऑन टू है और कोस जेड क्या है, एंटायर फंक्शन है, तो कोस जेड एंटायर है तो उसके लिए सारे एलिमेंट्स की इमेज जो होगी वो हमें इसके डोमेन में मिल जाएगी। जो एफ कोस जेड का जो कोडोमेन होगा उससे उसके डोमेन में हमें प्री इमेज ज़रूर मिलेगी, क्योंकि कोस जेड एंटायर फंक्शन है तो इसकी प्री इमेज हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम देखें तो अगर इसकी प्री इमेज मिल जाएगी तो ये ऑन टू की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो उस वजह से जो एफ कोस जेड होगा वो भी ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड ऑप्शन में क्या पूछा है, इफ़ एफ इज़ ऑन टू देन द फंक्शन ई की पावर जेड इज़ ऑन टू। अब ऑप्शन थर्ड को चेक करते हैं। तो ऑप्शन थर्ड में क्या दिया हुआ है, एफ सी टू सी, ये तो एंटायर फंक्शन तो हमें दिया हुआ है, और पूछा क्या है एफ ई की पावर जेड ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो देखो ई की पावर जेड जो है उसकी रेंज में कभी भी ज़ीरो प्रेजेंट नहीं होता है, और अगर हम देखें ज़ीरो की हमें कभी भी प्री इमेज नहीं मिलेगी ई की पावर जेड वाले केस में, क्योंकि आप ई की पावर ज़ीरो रखेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो कभी भी हमें जेड की किसी भी वैल्यू के लिए ज़ीरो नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब जो उसकी जो प्री इमेज होगी, ज़ीरो की प्री इमेज हमें कभी भी नहीं मिलेगी, तो उस वजह से ई की पावर जेड तो ऑन टू, एफ ई की पावर जेड ऑन टू कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ अगर एफ 1 1 हो देन द फंक्शन एफ जेड की पावर 4 प्लस जेड प्लस 2 1 1 होगा। तो इसको भी देख लेते हैं हम। अगर हम इस तरह से कंसिडर करें एफ 1 1 है, वो तो हमें दिया हुआ है, इफ़ एफ इज़ 1 1 देन एफ जेड 1 इक्वल टू एफ जेड 2। तो यहाँ से हमारे पास मिलना क्या चाहिए, एफ जेड 1 के लिए लें, अगर हम इस वाले फंक्शन के लिए लें एफ जेड की पावर 4 प्लस जेड प्लस 2, एफ 1 1 है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर z1 इक्वल टू z2 लें, एफ z1 इक्वल टू एफ z2 लें तो z1 और z2 भी इक्वल आने चाहिए। तो इसके लिए अगर हम चेक करें 1 1 के लिए, तो हम क्या करते हैं, कोई z1 z2 दो पॉइंट लेते हैं, 0 एंड -1। तो यहाँ से अगर हम उसमें वैल्यू रखें z की पावर 4 प्लस z प्लस 2, इसमें हम 0 वैल्यू रखें तो यहाँ से ये दोनों 0 बचेगा 2। फिर अगर हम इसमें -1 रखें तो भी 2। तो देखो f0 और f -1 ये दोनों इक्वल है, बट 0 और -1 इक्वल नहीं है, तो 1 1 तो होगा नहीं इस वजह से। तो यहाँ से ये फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, थर्ड इनकरेक्ट एंड फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन है tan z इज़ एन एंटायर फंक्शन। सेकेंड, tan z इज़ अ मेरोमॉर्फिक फंक्शन ऑन C। थर्ड, tan z हैज़ एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट इन्फिनिटी। एंड फोर्थ, tan z हैज़ अ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट इन्फिनिटी। तो हमें tan z के बिहेवियर के बारे में पूछा गया है यहाँ पे कि tan z में कौन सी सिंगुलरिटी होगी, आइसोलेटेड या नॉन आइसोलेटेड। अगर आइसोलेटेड या नॉन आइसोलेटेड में से पहले तो सिंगुलरिटी बतानी है, उसके बाद में ये बताना है कि फंक्शन एंटायर है या मेरोमॉर्फिक फंक्शन है। ठीक है, तो देखो एंटायर फंक्शन और मेरोमॉर्फिक फंक्शन की डेफिनेशन हमने पहले भी देखी है, जब पहले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन किए थे
प्रीवियस वीडियोज़ में, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं हम। एंटायर फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, पूरे जेड प्लेन में एनालिटिक हो, हर पॉइंट पे जितने भी उस जेड, अगर हम देखें कॉम्प्लेक्स प्लेन में या जेड प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हो उन सभी पे फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। मतलब उसकी जो सिंगुलरिटी है, यानी कि उसकी सिंगुलरिटी सिर्फ इन्फिनिटी ही हो। जैसे एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं e⁻x साइन जेड कोस हाइपरबोलिक जेड जेड स्क्वायर, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो इनमें इन्फिनिटी ही पॉसिबल सिंगुलरिटी है इनकी। अगर हम इनकी जगह वैल्यू रखेंगे इन्फिनिटी, तभी ये इन्फिनिटी बनेगा, तो ये सिंगुलरिटी है। इसके अलावा किसी पॉइंट पे इनके पास सिंगुलरिटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये सारे एंटायर फंक्शन है। फिर मेरोमॉर्फिक फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन हुज ओनली सिंगुलरिटीज इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ द प्लेन आर पोल्स। इसका मतलब कि इसकी सिंगुलरिटी पोल बनने पे होती है। उसमें तो क्या था, एंटायर फंक्शन तो वो होता है जो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक हो सारे पॉइंट्स पे, ठीक है, और उसकी सिंगुलरिटी सिर्फ इन्फिनिटी ही हो। और मेरोमॉर्फिक फंक्शन होता है कि पोल्स आर ओनली सिंगुलरिटी, पोल्स जिनकी सिंगुलरिटी बनती है वो मेरोमॉर्फिक फंक्शन होते हैं, ठीक है। अ फंक्शन हुज ओनली सिंगुलरिटीज इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ द प्लेन आर पोल्स इज कॉल्ड मेरोमॉर्फिक फंक्शन। जैसे tan z, तो tan z को हम किस तरह से लिख सकते हैं? साइन अपन को उसके फॉर्म में, है ना। तो उस वजह से तो इसकी जो भी होगी वो इन्फिनिटी पोल ही बनेगी, मतलब पोल सिंगुलरिटी बनेगी, तो उस वजह से इसे मेरोमॉर्फिक फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ हमें इन्फिनिटी पे पूछी है सिंगुलरिटी, तो कोस जेड को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं। फिर कोस जेड इक्वल टू 0, और ये कोस जेड की वैल्यू 0, सॉरी कोस की वैल्यू 0 कहाँ होगी? 2n+1 π/2 इन पॉइंट्स पे होगी। तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2n+1 इंटू π/2, वेयर n इज इक्वल टू 0 +-1 n +-2 n अप टू। तो यहाँ से अगर हम लिमिट n टेंस टू अप्लाई करें तो वैल्यू क्या आ जाएगी? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी z इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n+1 इंटू π/2 इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इन्फिनिटी का मतलब ये पोल बन गया ना यहाँ से। तो इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट पॉइंट ऑफ दीज पोल्स इज z इक्वल टू इन्फिनिटी। z इक्वल टू इन्फिनिटी लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स है, तो z इक्वल टू इन्फिनिटी क्या होगा यहाँ से? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, क्योंकि इसके 0 होने पर ही तो यहाँ पे इन्फिनिटी केस बन रहा है। कोस जेड के 0 होने पर इन्फिनिटी बन रहा है, ठीक है। यानी लिमिट पॉइंट ऑफ दीज पोल्स आर z इक्वल टू इन्फिनिटी, तो z इक्वल टू इन्फिनिटी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो गई। तो उस वजह से हमारा ऑप्शन अगर हम चेक करें तो इसमें क्या लिखा हुआ है? थर्ड ऑप्शन में आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट इन्फिनिटी, जबकि हमारे पास नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। तो थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। और अगर हम यहीं से ही देखें तो tan z हमारे पास मेरोमॉर्फिक फंक्शन हो गया, क्योंकि इसके 0 होने से पूरा फंक्शन इन्फिनिटी बन रहा है, और यही हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। देखो यहाँ भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पोल्स बन रहे हैं ना, प्लेन आर, यहाँ लिखा हुआ अ फंक्शन हुज ओनली सिंगुलरिटीज इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ द प्लेन आर पोल्स। तो पोल किससे बन रहे हैं यहाँ पे? लिमिट पॉइंट ऑफ दीज पोल्स इज z इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब tan z जो हुआ वो हमारा मेरोमॉर्फिक फंक्शन हो गया। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एंड फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट एंड फर्स्ट एंड थर्ड इनकरेक्ट। ये एक क्वेश्चन पार्ट 20 से आया हुआ है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट वीडियो में ही रह गया था। तो क्वेश्चन दिया हुआ है एफ सी टू सी बी आर नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन एंड इमेज ऑफ एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू बिलोंग्स टू सी, देयर एग्जिस्ट जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट एफ जेड इक्वल टू डब्ल्यू। देन फर्स्ट ऑप्शन में ये पूछा है इंटीरियर ऑफ इमेज एफ इज़ एम्प्टी। तो इसके लिए हम एक थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं, पिकार्ड थ्योरम। पिकार्ड थ्योरम का मतलब, इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? द रेंज ऑफ ए नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन कैन स्किप एट मोस्ट 1 पॉइंट। मतलब जो नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन होता है उसकी रेंज या तो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन होगी या किसी एक पॉइंट को स्किप करेगी, बस एक ही पॉइंट को, ज़्यादा पॉइंट को नहीं, एट मोस्ट 1 पॉइंट। तो यहाँ से अगर हम देखें, इसमें लिखा हुआ है इंटीरियर ऑफ इमेज एफ इज़ एम्प्टी, जबकि उस स्टेटमेंट से अगर हम देखें तो हमारी जो रेंज होगी वो कभी खाली तो नहीं होगी, या तो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन होगी या सिर्फ एक पॉइंट को स्किप करेगी, रेंज कभी भी खाली नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। और इसमें देखो अगर हम देखें तो हमारा पूरा रेंज क्या होगी, या तो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन होगी या एक पॉइंट को स्किप करेगी। तो अगर पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन रेंज हुई तो उसके अंदर अगर कोई भी ओरिजिन से जाने वाली लाइन होगी तो वो उसको इंटरसेक्ट करेगी। और सेकंड ऑप्शन में यही दिया हुआ है, इमेज एफ इंटरसेक्ट्स एवरी लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। पार्ट बी से आया क्वेश्चन है, तो एक ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो बाकी को हमें चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी थर्ड और फोर्थ को हम देख लेते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ है? देयर एग्जिस्ट अ डिस्क इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन विच इज डिसजॉइंट फ्रॉम इमेज एफ। अब वही चीज़ है कि इमेज पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो इसमें कोई भी डिस्क होगी वो इससे डिसजॉइंट तो होगी भी नहीं, तो थर्ड ऑप्शन में यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड फोर्थ में दिया हुआ है इमेज एफ कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। बट अगर हम चेक करें कि हमारा जो रेंज है
वो इस तरह से हो, 0 एक पॉइंट हो जिसको स्किप कर रही हो, तो इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा यहाँ से पूरा। अगर इसका लिमिट पॉइंट देखें तो इसका जो लिमिट पॉइंट आएगा वो हमारे पास पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन आ जाएगा। पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन आ गया तो लिमिट पॉइंट तो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, जबकि रेंज में 0 प्रेजेंट ही नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें लिखा है इमेज एफ कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, जबकि 0 को इमेज कंटेन नहीं कर रही है। तो फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, तो बस सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।